हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको आप हिंदी में बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स और पेपर का नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलिए शुरू कर देते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी। आज का लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्तों, मत छोड़ना, इसकी परिभाषा याद करे बिना। चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा और उसी एग्जाम्पल से इस एक्टिवेशन एनर्जी को आप रट लोगे, याद कर लोगे, फिर ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। चलिए अब सर वो एग्जाम्पल क्या है, फटाफट तेजी से बता दो। सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं। लो सर, हमने एक बर्तन लिया, इस बर्तन में पानी को गर्म करने के लिए रख देते हैं। चलिए लो, इस बर्तन में हमने पानी भी ले लिया। अब धीरे 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 क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, आग लगाते हैं। दुल्हन माचिस जो ज़िंदगी में लगा दे आग, हमें उस साइड में नहीं जाना है, हमें पढ़ाई की साइड में जाना है, ठीक है। चलिए तो धीरे धीरे इसको हीट करते हैं। अब जल्दी फटाफट तेजी से मुझे ये बताओ, सबसे पहले पानी कहाँ का गर्म होगा? बीच का गर्म होगा या तली का गर्म होगा या साइडों का गर्म होगा? तो कुछ बच्चे इतने खतरनाक होते हैं, बोल देते हैं सर बीच का पानी सबसे पहले गर्म होगा, सबसे पहले पानी तली का गर्म होगा। समझ गए? अब जो हीट होती है, हीट जो होती है वो सबसे पहले ये वाले अणु लेते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो अणुओं की ऊर्जा नहीं होती, वो हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा होती है। समझ गए इस चीज़ को? अब ये अणु पता क्या करता है, ये वाला जो अणु होता है, जो ये वाले जो अणु होते हैं ना, ये वाले जो अणु होते हैं वो हीट को लेके, और अब क्योंकि ये गर्म हो गए, अब गर्म हो गए तो ठंडा होने के लिए ना बड़ी तेजी से भागते हैं। कहाँ पर? बड़ी तेजी से भागते हैं पृष्ठ पर, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, और कहाँ पहुँच गए? पृष्ठ पर पहुँच गए। तब जाकर सांस लेते हैं, सांस मिल गई, और सारी की सारी हीट बाहर निकाल देते हैं। समझ गए? तुरंत उसके स्थान पर दूसरा वाला अणु आ जाता है, उसके स्थान पर दूसरा वाला अणु आ जाता है, वो भी यहाँ से हीट लेता है और वो भी दौड़ा 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 वो भी कहाँ पहुँच जाता है? इस पृष्ठ पे पहुँच जाता है ठंडा होने के लिए। फिर उसके स्थान पर दूसरा अणु आ जाता है। ऐसे धीरे धीरे पूरा पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा होती है, जिससे कोई भी अणु एक्टिव हो जाता है और अभिक्रिया में भाग लेता है। समझ गए? और यही परिभाषा मैं लिखवाने वाला हूँ कि यानी कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। समझ गए चीज को? वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा, ध्यान दो, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। समझ गए? समझ गए क्या परिभाषा? वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इसे शो करते हैं E से। कैसे? इसे E से दर्शाते हैं, E फॉर एनर्जी, A फॉर एक्टिवेशन। इसे E से दर्शाया जाता है या इसे E से दर्शाते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। जल्दी बताओ, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? फटाफट ऐसा कमेंट में लिख दो कि एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा को E से दर्शाया जाता है, इसका मात्रक जूल प्रति मोल या किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। ये बात दिमाग में डाल लो। अच्छा, सक्रियण ऊर्जा की खोज किसने की थी? 1889 यानी कि 1889 में आर्हीनियस ने सक्रियण ऊर्जा का कंसेप्ट दिया। आप बोल सकते हो कि सक्रियण ऊर्जा की खोज किसने करी है? आर्हीनियस ने की है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। किस किस के डेफिनेशन याद हो गई? मैंने क्या बोला? ये जो अणु होते हैं वो बाहर से ऊर्जा लेते हैं और इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर से ऊर्जा लेते हैं और इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं, याद कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं।
इसकी खोज किसने करी है? वैज्ञानिक आर्हीनियस ने 1889 में की थी। कर लो याद पक्का करके। और आर्हीनियस ने ही इस एक्टिवेशन एनर्जी को बड़े प्यार के साथ में समझाया। और जो ये कंसेप्ट मैं लिख रहा हूं ना, यानी कि जो एक्टिवेशन एनर्जी की प्रॉपर्टीज में लिखने वाला हूं 7 या 8, वो सबकी सब आर्हीनियस ने दिए हैं और सबकी सब आप समझने वाले हो। सबसे पहला जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था ना, इन्होंने दिया था, देखो इसमें चलते हैं वापस। ये देखो मैंने डायग्राम बनाया, किसी भी देखो सारे के सारे मॉलिक्यूल अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ध्यान देना, सारे के सारे अणु एक साथ अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, ये दिमाग में डाल लो। सारे के सारे अणु एक साथ अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, भाग वही लेते हैं जिनके पास सक्रियण ऊर्जा होती है। यहां पर देखो सबसे पहले पानी कहां का गर्म हुआ था? साइड का गर्म हुआ था। उन्होंने रिएक्शन में पहले भाग लिया, फिर बाद में जो ये सामान्य अणु थे बीज वाले, वो गर्म होने के बाद में उन्होंने भाग लिया। समझ गए? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणु भाग नहीं लेते, केवल सक्रिय अणु भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। ये पहला कंसेप्ट था इनका, ठीक है। वह देखो ये इसमें पहुंचता हूं मैं आगे, ध्यान देना कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणु भाग नहीं लेते हैं, केवल सक्रिय अणु अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। अब सक्रिय अणु और सामान्य अणुओं में क्या अंतर है मेरे प्यारे प्यारे साथियों? देखो यहां पर मैं वापस पहुंचता हूं सक्रिय अणु और सामान्य अणुओं में। तो जो ये बीज वाले थे, जब आपने पानी को गर्म नहीं करा था तो वो थे हमारे सामान्य अणु, ठीक है, समझ गए। और जब आपने पानी को गर्म करा और उनके पास ज़्यादा हीट आ गई तो वो हो गए हमारे सक्रिय अणु, समझ गए। तो सक्रिय अणु के पास ज़्यादा ऊर्जा होती है सामान्य अणुओं से, ये ध्यान देना। सक्रिय अणु के पास सामान्य अणुओं से ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो ये होते हैं सामान्य अणु जो गर्म नहीं हुए थे, जो नॉर्मल थे, ठीक है। और जिन्होंने हीट ली थी वो होते हैं सक्रिय अणु। और सक्रिय अणु अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं, सामान्य अणु अभिक्रिया में भाग लेकर उत्पाद नहीं बनाते। तो इस कंसेप्ट को जरा समझो ध्यान से। मैंने क्या बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणु भाग नहीं लेते, केवल सक्रिय अणु भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, सक्रिय अणुओं के पास सामान्य अणुओं से अधिक ऊर्जा होती है। देखो जरा, सक्रिय अणुओं की ऊर्जा जो होती है वो सामान्य अणुओं से कैसी होती है? अधिक होती है, जिसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। समझ की बात आई? सक्रिय अणुओं के पास सामान्य अणुओं से ज़्यादा ऊर्जा होती है। मैंने बोला ना, हीट यानी कि आपने बर्तन को गर्म करा, तली का जो मोलेक्यूल है वो जल्दी गर्म हुआ, तो उसके पास जो अतिरिक्त ऊर्जा आई वही क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा होती है, और वो अणु सक्रिय होता। तो सक्रिय अणु के पास सामान्य अणुओं से ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हो। तीसरा पॉइंट देखते हैं। अब सामान्य अणु जो होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? अरे यार, सारा कंसेप्ट इसी पर आधारित है। जब ये वाला जो अणु होता है यानी कि सक्रिय अणु, जब वो ठंडा होने के लिए ऊपर दौड़ता है तो बीज वाले अणुओं से टकराता जाता है, और टक्करों के कारण सामान्य अणु भी सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि सामान्य अणु जो होते हैं वो टक्करों से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अच्छा ये बताओ, जब दो चीज़ों के बीच टक्कर होगी तो ऊर्जा उत्पन्न होगी या नहीं होगी? हाँ होगी ऊर्जा उत्पन्न। बस यही होता है, जब ये सक्रिय अणु ठंडा होने के लिए पृष्ठ पर पहुँचता है तो रास्ते में जितने भी अणु होते हैं सबसे टकराता जाता है और अपनी ऊर्जा थोड़ी बहुत इधर उधर खोता जाता है। ये ध्यान देना इस चीज़ को। चलिए, तो सक्रिय यानी कि सामान्य अणु टक्करों से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। थर्ड नंबर मैंने यही लिखा है, सामान्य अणु टक्करों से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चौथा नंबर देखो, जरा ध्यान देना, अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, या अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की संख्या पर निर्भर कर सकता है। जितने ज़्यादा अभिकारक अणु होंगे अभिक्रिया का वेग उतना ज़्यादा होगा। 3 पॉइंट समझ गए? यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सभी अणु भाग नहीं लेते, केवल सक्रिय अणु भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, सक्रिय अणुओं के पास सामान्य अणुओं से ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिसे हम सक्रियण ऊर्जा भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि सामान्य अणु टक्करों से सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है। पांचवा पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो अभिक्रिया के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू,
ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अभिक्रिया के वेग के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, एक्टिवेशन एनर्जी अभिक्रिया के वेग के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब है अगर सक्रियण ऊर्जा कम रखोगे तो वेग ज़्यादा होगा। देखो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू 1 रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया की दर कैसी होगी, कम होगी, अभिक्रिया का वेग कम होगा। अगर सक्रियण ऊर्जा कम होगी तो अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, ज़्यादा होगा। पूरे का पूरा कंसेप्ट आज के लेक्चर में कवर करने वाला हूँ मैं, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। ध्यान देना, एक्टिवेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अगर सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है तो वेग कम होगा और सक्रियण ऊर्जा कम है तो अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इस पॉइंट को मैंने कुछ ऐसा समझाया आप लोगों को, जरा ध्यान देना। देखो अगर हाई क्या है, हाई सक्रियण ऊर्जा है यानी कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी है तो अभिक्रिया कैसी होगी, धीमी होगी, क्योंकि कम अणु जो है वो टॉप पार कर पाएंगे। अभी बताऊंगा टॉप पार का मतलब क्या होता है। ये इस टाइप से होता है, ये मैंने एक ग्राफ बनानी होती है मुझे और ये यहाँ से चल के ये, तो ये टॉप होता है। ठीक है, अगर सक्रियण ऊर्जा हाई होगी तो अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि अणु टॉप पार कर पाएंगे। और अगर लो एक्टिवेशन एनर्जी है तो अभिक्रिया कैसी होगी, तेज होगी, क्योंकि ज़्यादातर अणु आसानी से टॉप पार कर पाएंगे। अभी मैं बता दूंगा सब कुछ क्लियर, अभी आगे मैंने लिया है तो जरा ध्यान देना। अगर सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है तो अभिक्रिया का वेग कम होगा और अगर सक्रियण ऊर्जा कम है तो अभिक्रिया का वेग कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ये पॉइंट डाल लो दिमाग में अपने कि यार सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो अभिक्रिया के वेग के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, देखो जरा छठा, देली ऊर्जा। अब ये देली ऊर्जा क्या होती है, देली ऊर्जा की जो डेफिनेशन होती है ना वो ये होती है कि किसी, बाद में देखेंगे, किसी अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा को देली ऊर्जा कहते हैं। और जो देली ऊर्जा होती है ना वो दो चीज़ों के बराबर होती है ऑलवेज। देली ऊर्जा जो होती है वो सामान्य ऊर्जा यानी कि सामान्य अणुओं की ऊर्जा, ठीक है, और प्लस सक्रियण ऊर्जा, याद कर लो ठीक से, प्लस सक्रियण ऊर्जा हो जाएगा यार कि यार सामान्य ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। तो जो देली ऊर्जा होती है वो सामान्य ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा, किसी अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा को देली ऊर्जा कहते हैं। देली ऊर्जा बराबर सामान्य ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा, कर लो पक्का याद। और यहीं से सक्रियण ऊर्जा का सूत्र भी निकल आता है, ये प्लस वाला कहाँ पहुंच जाता है, माइनस में। अगर सक्रियण ऊर्जा निकालनी है आपको तो देली ऊर्जा माइनस सामान्य ऊर्जा, याद कर लो ठीक से। पहले परिभाषा याद कर लो कि किसी अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा को हम देली ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो, अभिक्रिया होने के लिए अणुओं के पास कुल जितनी ऊर्जा होती है, बहुत सामान्य भाषा में लिखा कि अभिक्रिया होने के लिए अणुओं के पास कुल जितनी ऊर्जा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, देली ऊर्जा कहते हैं। और देली ऊर्जा का जो फॉर्मूला हमारा आता है वो यह वाला आता है, देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, सामान्य ऊर्जा प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, समझ गए। यानी कि देली ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। ओके, अब एक चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ, चलिए पीछे चलते हैं, हम पीछे चलते हैं। ये रहा हमारा, कहाँ रहा, ये रहा, ये आ गया हमारा। तो देली ऊर्जा क्या होती है, अभिक्रिया होने के लिए अणुओं के पास कुल जितनी ऊर्जा होती है उसी को आप देली ऊर्जा कहते हैं। या अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के, देली ऊर्जा होने के लिए अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम ऊर्जा को हम देली ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला सामान्य ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा, कर लोगे ना पक्का याद। चलिए अब एक सातवां पॉइंट हमारा और आता है, और सातवां पॉइंट जो होता है हमारा वो होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी से उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है। अब ये दो ग्राफ दे रखे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन ग्राफ को आप प्यार के साथ समझो, जरा ध्यान देना। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी से उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है। आप कैसे पता लगाओगे वो देखो। देखो ये जो A प्लस बी है ना, A प्लस बी सी है, ये हमारे अभिकारक हैं, अभिकारक हैं। अब इन अभिकारकों को क्या करा आपने, ऊर्जा दी, जिसे आप बोलते हो सक्रियण ऊर्जा। ये क्या, सक्रियण ऊर्जा। तो अभिकारकों को जब आप सक्रियण ऊर्जा देते हो तो यहाँ से ये ऊर्जा लेके पहुँच जाते हैं टॉप पे पहुँच गए। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आपको किसी चीज़ को धक्का देना है, मान लो कोई चीज़ पहाड़ पर चढ़ रही है तो उसको ऊर्जा लगानी पड़ेगी चढ़ने के लिए ऊपर को। ठीक है, उसी को बोलते हो आप एक्टिवेशन एनर्जी। जब वह टॉप पर पहुंच जाता है
यहाँ पर तो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। वैसे ये जब ये अभिकारक ए अभिकारक है और बी सी भी क्या है, अभिकारक है, ठीक है। जब यह अभिक्रिया होने के लिए आपने सक्रियण ऊर्जा दी तो ये कहाँ पहुँच गए हमारे, यहाँ पर टॉप पे पहुँच गए टॉप पर, जिसको आप बोलते हो सक्रियत संकुल। ये और जो अवस्था होती है उसको बोलते हो आप एक्टिवेटेड स्टेट, ठीक है। यानी कि ए भी अभिकारक है, बी सी भी अभिकारक है, आपने सक्रियण ऊर्जा दी और ये सक्रियण ऊर्जा लेके 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 पहुंच गए कहाँ पर, टॉप पर पहुंच गए, टॉप पर। अब टॉप पे पहुंच गए, अब टॉप से क्या उतरेंगे, ये नीचे को उतरेंगे, तो सिंपल सी बात है ये ऊर्जा बाहर निकालेंगे। समझ गए ना इस चीज़ को। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये ऊर्जा लेके जाते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इनको ऊर्जा चाहिए, जिसको बोलते हो सक्रियण ऊर्जा। जब ये यहाँ से नीचे को आते हैं तो ये ऊर्जा बाहर निकालते हैं। इसका मतलब है देखो कौन सी ऊर्जा ज़्यादा है, आपने जो ऊर्जा दी है वो ज़्यादा है या जो आपको ऊर्जा मिली है वो ज़्यादा है। तो जो हमने ऊर्जा दी है ये वाली ये कम है किससे, ये कम है किससे, ई डैश ए से जो ऊर्जा हमें मिली है। समझ गए इस चीज़ को। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो दी गई ऊर्जा वो सक्रियण ऊर्जा होती है और यहाँ से यहाँ तक जो ऊर्जा हमें मिली है वो हमारे पास कौन सी है, ई डैश है। तो ये ज़्यादा है और ये कैसी है, कम है। समझ गए। इसका मतलब है ये कम है किससे, ई डैश से। ऊर्जा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। और जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उनमें ऊर्जा बाहर निकलती है, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ गए। तो यहाँ पर जो ऊर्जा हमें मिली वो ज़्यादा है, जो ऊर्जा हमने दी वो कम है। इसका मतलब है कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए जो डेल्टा ई या डेल्टा एच का मान होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव होता है। और यहीं पे मैंने ये चीज़ लिखी भी है, देखो मेरे प्यारे साथियों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा ई कैसा होता है, हमारा निगेटिव होता है। दिख रहा है ना। और ये जब ग्राफ खींचा है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, या इसको आप बोल सकते हो पोटेंशियल आयोनाइजेशन, ऐसे ही बोल देते हैं, पीआई भी बोल देते हैं, वरना तो पोटेंशियल एनर्जी बोलो आप, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का एक ग्राफ मैंने बना दिया। अच्छा, दूसरे में आते हैं ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। अब देखो जितनी ऊर्जा आपने दी है ये तो भर भर के ऊर्जा दी है साहब ने, यानी कि ए प्लस बी सी है। तो ए प्लस यानी कि जब ए जो है वो इस बी सी से क्रिया करेगा तो पहले एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा इस टाइप से, उसके बाद में ए बी बन जाएगा और सी जो है वो बाहर हो जाएगा। यहीं पे देखो ये हुआ, ये उत्पाद बन गए हमारे, ये अभिकारक है, ये क्या है, हमारा उत्पाद है। यहाँ पर भी सेम, ये जो अभिकारक हैं तो होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा लेते हैं और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या एक्टिवेटेड स्टेट बनाते हैं, ए बी सी। ठीक है। अब इसमें ए भी उत्पाद बन जाता है और सी जो है वो बाहर हो जाता है। देखो ए भी उत्पाद बन गया और सी हमारा क्या हो गया, बाहर बन गया। लेकिन यहाँ देखो जितनी ऊर्जा हमने दी है टॉप तक पहुँचने के लिए वो बहुत ज़्यादा है और टॉप से नीचे आने के लिए ऊर्जा है वो कम उत्पन्न हो रही है। देखो ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे रहे हो आप और ऊर्जा आपको मिल कम रही है। तो सिंपल सी बात है, ऊर्जा कम मिल रही है, ज़्यादा दे रहे हो तो ऊष्मा का शोषण हो रहा है। इसलिए कौन सी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का पता लगाने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, इसका, यानी कि सक्रियण ऊर्जा का यूज़ कर सकते हो। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ये वाली। ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी आपने दी है वो ज़्यादा दी है, तब जाके आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, मतलब सक्रिय संकुल बना या मध्यवर्ती यौगिक बना है। और फिर टॉप से जब नीचे आए हैं तो ऊर्जा कम उत्पन्न हो रही है, दी गई ऊर्जा ज़्यादा है और बाहर निकली ऊर्जा कैसी है, हमारी कम है। इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊष्मा का शोषण हो रहा है। ठीक है। समझ में आया ये वाला पॉइंट। हाँ, तो ये अभिकारक है, ये मध्यवर्ती अवस्था है और ये जो बन रहे हैं हमारे उत्पाद बन रहे हैं। दी गई ऊर्जा ज़्यादा है और ली गई ऊर्जा जो मिली है ऊर्जा वो कम है, इसलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोनों के दोनों जब डायग्राम आप बड़े अच्छे के साथ बना के आओगे ना तो बड़े अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं। ध्यान देना इस चीज़ पे, बहुत अच्छे नंबर। और ग्राफ कैसा खींचा हमने, रिएक्शन कोऑर्डिनेट और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ग्राफ खींचा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को थोड़ी सी। नेक्स्ट है हमारा, चलिए, तो ये फॉर्मूला हमारा हो ही गया है कि दहली ऊर्जा जो होती है वो सामान्य ऊर्जा प्लस एक्टिवेशन ऊर्जा के बराबर होती है। अच्छा जरा ध्यान देना, सक्रियण ऊर्जा दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला होता है अभिकारकों की प्रकृति, दूसरा होता है उत्प्रेरक। अभिकारकों की प्रकृति, दूसरा होता है उत्प्रेरक का प्रभाव। तापमान, दाब, आयतन, इन सब का एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ध्यान देना, एग्जाम पेपर में
जो कंपटीशन का एग्जाम पेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, क्या ताप पे डिपेंड करती है, नहीं करती है, दाब पे डिपेंड करती है, नहीं करती है, आयतन पे डिपेंड करती है, नहीं। तो दो कारकों पे डिपेंड करती है, एक तो अभिकारक की प्रकृति पे डिपेंड करती है और दूसरा उत्प्रेरक का प्रभाव एक्टिवेशन एनर्जी पे पड़ता है। देखो जरा कैसे पड़ता है, तो देखो अभिकारकों की प्रकृति, आयनिक अभिकारक जो होते हैं, ठीक है, वो सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं, जबकि सहसंयोजक, ठीक है, अभिकारक जो होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ा देते हैं। जितने भी आयनिक कारक होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा का मान कम करते हैं और जितने भी सहसंयोजक अभिकारक होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ा देते हैं। आयनिक कारक जैसे नमक हो गया और जल जो हो गया वो हमारा सहसंयोजक कारक हो गया। तो जितने भी आयनिक कारक हैं वो सक्रियण ऊर्जा कम करते हैं और जितने भी हमारे कौन से वाले कारक हैं, ये वाले कारक हैं, यानी कि संयोजक कारक हैं, वो सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ा देते हैं। ऑलवेज याद कर लो ठीक से। अब देखो उत्प्रेरक का प्रभाव, धनात्मक उत्प्रेरक जो होते हैं वो अभिक्रिया का वेग, देखो जरा ध्यान से, धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा का मान कम कर देते हैं जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये दो इफेक्ट थे। बाकी मैंने नोट करके लास्ट में लिखा है कि सक्रियण ऊर्जा अभिकारक के तापमान, दाब, आयतन, सांद्रता, गुणांक पर निर्भर नहीं करती है। और जो ये लाइन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ज़्यादा नहीं है, 7 पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी के। और क्या क्या किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, तो अभिकारकों की प्रकृति पर डिपेंड करता है। आयनिक कारक सक्रियण ऊर्जा कम कर देते हैं और जो वो वाले कारक होते हैं, कौन से वाले, सहसंयोजक कारक, वो बढ़ा देते हैं। ऐसे ही उत्प्रेरक का प्रभाव, धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा कम करते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा बढ़ा देते हैं। और सक्रियण ऊर्जा कभी भी अभिकारकों के ताप पे, दाब पे, आयतन पे, गुणांक पे डिपेंड नहीं करती है, ध्यान देना। तो इस लेक्चर में हमने सक्रियण ऊर्जा क्या होती है ये सब कुछ कवर कर लिया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मत छोड़ना, एग्जाम पेपर में फंसता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।